दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों आज हम यूपी के उपचुनावों की गहराई में जाएंगे। हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हम साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है यूपी से नूतन ठाकुर जी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम भाजपा ने इस उपचुनाव में अपनी टिकट वितरण की रणनीति में पिछले चुनावों की गलतियों से क्या क्या सीखा है? क्या आपको लगता है कि ये उनकी जीत की संभावना को बढ़ाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को इवैल्यूएट करती है और बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं, जब समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट और उम्मीदवार को घोषित कर दिया ज़्यादातर जगहों पे, उसके बाद उन्होंने देखते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उस कास्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखा है कि वोट बटे। बीजेपी के जो अपने वोट तो हैं ही, साथ ही समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं, वो भी उनमें से भी कुछ वोट को वो काट पाए। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है इस सब के साथ भी, चूंकि उपचुनाव में हमेशा जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो लाभ में रहती है, क्योंकि फोकस एरिया कुछ जगहों का होता है और वहां कई बार शासन प्रशासन का भी चाहे अनचाहे सपोर्ट और सहयोग सत्ताधारी पार्टी को मिल जाता है। तो इस रूप में भारतीय जनता पार्टी नो डाउट मजबूत स्थिति में है, यहाँ सत्ता में भी है। दूसरा, अभी जो उत्तर प्रदेश की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से वोट पोलराइजेशन की उम्मीद की जा रही है, जगह जगह दंगे और हिंदू हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन जहां बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, तो वहीं जब वोट पोलराइज होगा तो समाजवादी पार्टी के भी जो वोट हैं वो भी उनको मिलेंगे। अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो मुकाबला बराबरी का ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैम ये मेरा जो अगला सवाल है वो पीडीए को लेकर है। पीडीए का सामना करने के लिए भाजपा ने कौन-कौन से विशेष कदम उठाए हैं? क्या ये कदम लंबे समय से पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? मिल्कीपुर उपचुनाव पर या कुछ किसी और चीजों पर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का की जो बात कही है, तो बीजेपी भी, अब वो भी अगर हिंदुत्व की बात करिए तो अल्पसंख्यक में एक वर्ग को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो हिंदुत्व के नाम पे कई बार जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रहती है, तो वहां भी सारे के सारे वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगे। ये है कि एक बड़ी संख्या में जिनकी सत्ता से नाराजगी है, या जिनको लगता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको लगता है कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, जो ध्रुवीकरण के नाम पे हमारी एकता कह लीजिए या समरसता है, वो भी खतरे में दिखती कई बार। तो इन चीजों को जो महसूस करते हैं, तो कई ऐसे लोग भी जो हो सकता है पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते रहे हो, तो ऐसे वोट उत्तर प्रदेश में कम से कम समाजवादी पार्टी को जाने की उम्मीद रहेगी। और चुनाव आते आते, अभी तो ये मैं इस उपचुनाव को देख रही हूँ 2027 के चुनाव की तैयारी के रूप में ही देख रही हूँ कि ये पार्टिसिपेशन का असर 27 में भी पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का भी वो 27 के लिए भी एक माहौल क्रिएट करने की बात इस उपचुनाव के जरिए दिखती है। जैसे यहाँ भी जो पोस्टर कुछ लगाए गए हैं जिसको लेके बातें कही जा रही हैं, तो वो भी इसी ओर इंगित करती हैं। अब ये है कि 27 तक समाजवादी पार्टी भी कितनी मजबूती से विपक्ष की भूमिका को निभा पाती है, जनता के मुद्दों को किस हद तक उठा पाती है, ध्यान खींच पाती है, तो वो भी 27 में और इस उपचुनाव में भी महत्व रखेगा। अगर बेहतर ढंग से विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी निभा पाती है और एक गठबंधन लेके जो भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको साथ में लेके चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश दिखती है। एक मिल्कीपुर उपचुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। 12 नवंबर को संभावित फैसले के क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं? क्या ये चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है? इस पर आपकी राय क्या है? जैसे देखिए, अब जो भी सिचुएशन होगी वहां पे अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, और हाई कोर्ट में भी जो फैसला आना है वो इस इशू पे चुनौती दी गई थी कि चुनाव में फेयर नहीं हुआ है और
कैंडिडेटर को चुनौती दी गई थी। अब वहां पे जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, इलेक्शन पिटीशन, उन्होंने ही वापस लेने की बात कही है ताकि चुनाव हो पाए। और ये चीज भी तब ज्यादा आई जब विपक्ष ने भी इसको मुद्दा उठाया और ये लगा कि संभव है कि मिल्कीपुर में भी अयोध्या जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। तो अब जब वहां पे मिल्कीपुर में चुनाव होंगे तो चुनाव की अधिसूचना ऑलरेडी जारी हो चुकी है। तो जब भी मिल्कीपुर के चुनाव तो इन चुनावों के बाद ही घोषित होंगे और जाहिरा तौर पे इन 9 सीटों पे जो भी देखने को मिलेंगी चीजें के जिस पार्टी का बहुमत, तो उसका असर मिल्कीपुर चुनाव पे भी दिखेगा, क्योंकि वो उपचुनाव अब इन चुनावों के साथ नहीं न होके बाद में ही होंगे जब भी अधिसूचना जारी होगी उसकी। अखिलेश यादव द्वारा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 2 सीटों से जो असंतोष हुआ है, क्या उसका असर इस चुनावों पर पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं से भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का भी समाजवादी पार्टी को समर्थन रहेगा। तो जब कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ता जब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारती। यहाँ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की ही बात कही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन मैम कहीं ना कहीं कांग्रेस को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही ना इस बार गठबंधन में। जिस तरीके से उनको पूरी 5 सीटों की उम्मीद थी, तो यहाँ तो 2 सीटों पर ही मामला खत्म सा होता नजर आ रहा है। इस पर आपकी राय क्या है? जैसे देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी की भी जो रणनीति है तो वो महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस कर रही है अभी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 2 साल के लिए ही अब जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होंगे तो जो कैंडिडेट चुने जाएंगे मात्र 2 साल के लिए ही रहेंगे। तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी मुझे लगता है कि उस हद तक बहुत ज्यादा हो सकता है कैंडिडेट भी उतने उत्सुक नहीं हो जैसे आम चुनावों के दौरान होते उपचुनाव में। और कांग्रेस पार्टी को भी इस समय ऐसा लगता है कि उसको बेहतर रणनीति लग रही है कि वो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करे कैंडिडेट। ये संभव है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन 2 सीटों पे सहमति से, जिसमें जो उम्मीदवार हो वो कांग्रेस ने भी उस पे अपनी सहमति दी हो, ये संभव हो सकता है। लेकिन अब अभी तो जो स्थिति है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, इसमें भी तो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या गठबंधन में खड़े हो रहे हैं, वो बहुत महत्व नहीं रखता है, क्योंकि गठबंधन में या तो सपा के खड़े होते प्रत्याशी या कांग्रेस के होते समाजवादी पार्टी के ही टिकट पे खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनके जो भी वोटर हैं वो एक इस चुनाव में भी उनका रिवाइवल हो जाएगा। वो इस चुनाव में जब लगेंगे, शुरुआत करेंगे प्रचार की, तो वो प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं 2027 के लिए भी एक बैकग्राउंड का काम करेगी। इस रूप में कांग्रेस थोड़ा पीछे महसूस यहाँ पे करेगी और उसका खामियाजा हो सकता है कांग्रेस को लोकसभा अगली जो 27 में यूपी विधानसभा चुनाव होगी वहां देखने को मिले। अभी इन चुनावों में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं, इसका असर समाजवादी पार्टी पे या विपक्ष के वोट पे पड़ेगा। कार्यालय के बाहर ना हम आज होर्डिंग्स लगाए गए बड़े बड़े। संजय निषाद की पार्टी द्वारा जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसके ऊपर लिखा हुआ है 27 का हेवनहार का नारा बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच की गठबंधन को क्या मजबूत करता है? आखिर होर्डिंग पे इस टाइप की जो लाइनें लिखी गई हैं, इसका क्या महत्व है और क्यों लिखी जा रही है उपचुनाव के दौरान? तो देखिए, चूंकि ये जो होर्डिंग खेवनहार वाली लगाई गई है तो उसका सीधा सीधा है कि अपने पार्टी के महत्व को बताना। और ये वो रणनीति भी हो सकती है कि अभी वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इस तरह की होर्डिंग ये भी बताती कि अब जो अगले लोग विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ ही गठबंधन करे। हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका सीट के साथ प्रॉपर समझौता हो जाता है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज और कास्ट बेस्ड पार्टी मैं कहूंगी, क्योंकि वो ज्यादातर निषाद पार्टी जो है वो
एक समुदाय विशेष पे फोकस करती हैं। तो उनका ये कहना होता है कि ये वोट बैंक हमारे हैं, वोट बैंक के रूप में, तो जहां समझौता होगा उस दौरान तो वो वहीं पे जाएंगी, अभी भले ही बीजेपी के साथ है। और मुझे लगता है एक 2027 चुनाव के लिए भी निषाद पार्टी की बार्गेन करने की पॉलिसी का ये जो होर्डिंग अभी लगाया गया है वो एक हिस्सा दिखता है। मैम, आज प्रियंका गांधी ने भी नामांकन भर दिया है, तो क्या प्रियंका गांधी का जो नामांकन है उनके आने वाले जो करियर को नई दिशा दे पाएगा, या फिर क्या असर दिखने वाला है उनके नामांकन का आज यूपी की राजनीति पर? से देखिए, अभी तो प्रियंका गांधी जी का जो नामांकन हुआ है वो वायनाड से हुआ है। कांग्रेस की सीट रही हुई है, राहुल गांधी जी ने खाली की है और प्रियंका गांधी वहां से नामांकन कर रही है। तो निश्चित रूप से वहां पे बहुत कम ऐसा दिखता है संशय कि प्रियंका गांधी चुनाव हार जाए। और प्रियंका गांधी का एक निश्चित रूप से ऑरा भी है, वो चुनाव के दौरान जब भी प्रचार करती है तो जनता को आकर्षित भी करती हैं। अभी तक वो बाहर से आकर्षित करती रही हैं, अगर चुन के जाती हैं तो उनके परफॉर्मेंस वगैरह जब संसद में भी क्या देखने को मिलते हैं और किस तरीके की रणनीति रहती है, क्योंकि वायनाड का बहुत असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं दिखेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश में उस हद तक सक्रिय होके राहुल जी या प्रियंका जी नहीं दिखेंगे। क्योंकि अभी तक जो होता है कांग्रेस पार्टी का, जब चुनाव घोषित हो जाता है तब तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की भी सक्रियता दिखती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो सक्रियता कम हो जाती है। जब तक 27 तक लगातार सक्रियता नहीं बनी रहेगी कांग्रेस पार्टी की भी, तब तक एक दो जो उनके कोर सीट है, जैसे रायबरेली सीट कह लीजिए या कुछ, वहां पे तो जीत की संभावना दिखती है, लेकिन अन्य जगहों पे कांग्रेस पार्टी को काफी मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मेहनत तो जब इनके पॉलिटिकल लीडर उत्तर प्रदेश में कुछ ही नेता हैं जो बहुत सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाकी ज्यादातर नाम बड़े हैं लेकिन उस हद तक सक्रियता नहीं दिखती है। तो जब तक जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रियता नहीं दिखेगी, तब तक 2027 विधानसभा में भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए, वो थोड़ा संदेह दिखता है। मैम, इस बार कोई ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे सके यूपी में? से देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनौती की बात की जाए तो दो ही बीजेपी है, या बीजेपी के सामने अगर खड़ी होती पार्टी दिख रही है तो वो समाजवादी पार्टी ही दिख रही है। जो पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी जो सीट समाजवादी पार्टी को मिले और उसके बाद भी अब जो भी एक बेहतर विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी इस बार निभा रही है, तो निश्चित रूप से अभी तो कोई एज सच पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं दिखती है जो विपक्ष में हो। बीएसपी भी कभी एक उस भूमिका में दिखती थी, लेकिन अभी पिछले पिछले चुनाव में या अभी भी बीएसपी की सक्रियता उस हद तक नहीं दिखती है। उनके जो कोर वोट बैंक है वो भी ऐसा दिखता है कि मायावती जी कहीं ना कहीं बीजेपी, उनका फायदा जो है बीएसपी का, वो बीजेपी ही उनके वोटर का फायदा लेती दिखती है। तो विपक्ष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो अभी दो ही, अगर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही दिखती है। चलिए मैम, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।